ये नॉवेल जो जर्मनी का माजी है, जिसे हम नाजी पास्ट कहते हैं, जो हिटलर का अहद था, उस अहद की मुझे स्टडी करनी है। ये मैंने उनसे कहा, मेरे नॉवेल का वो हिस्सा है, एक पूरा चैप्टर है मेरे नॉवेल में जब मैं लिख। और उसके बाद बर्रे सगीर की जो मौजूदा सियासत, बर्रे सगीर में जो ममालिक है, उन ममालिक में जो निज़ाम हुकूमत है, क्या वो हमें उस तरफ ले जा रहा है जहां जर्मनी में जर्मन माजी था? तो क्या नस्ल परस्ती और एक्सट्रीम नेशनलिज्म यहाँ पर उसी तरह की कैफियत पैदा करेगा जिस तरह की सूरत हाल जर्मनी में हुई थी? उसके अलावा यहाँ की जो अकलियतें हैं, आपके यहाँ अहमदी अकलियत में, शिया अकलियत में हैं, हज़ारा अकलियत में हैं, और सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, और कई 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 कैटेगरीज हैं जो अकलियत में आती। तो जो अनासिर या जो जो जिन नजरियात को मानने वाले लोग हुकूमत में हैं, क्या उनकी पॉलिसीज इन अकलियात की जिंदगी को मुतासिर करें? ये एक एस्पेक्ट भी है नॉवेल का। मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबें बोलती हैं के सिलसिले में एक और किताब के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की किताब है हिंदुस्तान के मारूफ कलमकार रहमान अब्बास का नया नावल ज़ंदीक। उर्दू नावल निगारी के हवाले से रहमान अब्बास का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ज़ंदीक से पहले शाये होने वाले 4 नावलों की इशाअत ने खुद ही उनके तारुफ का फरीजा सरअंजाम दे दिया है। रहमान अब्बास का पहला नावल नखलिस्तान की तलाश 2004 में शाया हुआ, जो 20वीं सदी की आखिरी दहाई में होने वाले फिसादात, बाबरी मस्जिद की मिसमारी और मुंबई बम धमाकों के पस मंजर उस वक्त के नौजवानों के अंदर जारी तूफान को पेश करता है। इस नावल पर 2005 में फहाशी का मुकदमा दर्ज हुआ, जो 10 साल बाद 19 अगस्त 2016 को खत्म हुआ। एक ममनुआ मोहब्बत की कहानी रहमान अब्बास का दूसरा नावल है। नामवर नक्काद गोपीचंद नारंग ने इस नावल को एक कसीरुल जिहाद नावल करार दिया। इसी नावल के बारे में वारिस अलवी का कहना है कि मौजूदा नावलों में इसमें जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो लाजवाब है। खुदा के साए में आंख मचोली रहमान अब्बास का तीसरा नावल है, जो 2011 में शाया हुआ। नावल मज़ाहिया अंदाज में दकियानूसी समाज में रोशन ख्याल और लिबरल आदमी की नफ्सियाती उलझनों का संजीदगी से अहाता करता है। रोज़न रहमान अब्बास का चौथा नावल है, जो फरवरी 2016 में शाया हुआ। ये नावल भारत के अलावा पाकिस्तान में न सिर्फ मकबूल हुआ है, बल्कि इस नावल का शुमार उर्दू अदब के अहम नावलों में किया जाने लगा है। एक तरफ गोपीचंद नारंग ने रोहजन को उर्दू नावल में एक अहम मोड़ करार दिया है, तो दूसरी तरफ मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने इस नावल को एक बेबाक तख्लीकी बयानिया करार दिया है। रहमान अब्बास के नावल असली जिंदगी के अक्कास होने के साथ साथ कारी के फिक्री दरीचे भी खोलते हैं। मोहब्बत, जिन्स और सियासत की ट्रायंगल में जहनी तौर पर उलझे रहमान अब्बास इसी ट्रायंगल का बेदरेग इस्तेमाल अपनी तहरीरों में करते हैं। और अब हम आते हैं रहमान अब्बास के ताज़ा तरीन नावल ज़ंदीक के तारुफ की तरफ। इससे पहले कि हम नावल के तारुफ की तरफ बढ़ें, आपसे एक गुजारिश, अगर अभी तक आपने अदबिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
कि हम और बेहतर वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। क्वेटे जो अदब की हर सनफ में मानी खेजी का नुमाइंदा है और कई मानी खेज नावलों का मुसन्निफ भी है, वो कहता है अदब से फलसफा बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, और अगर वो मिले भी तो सिर्फ उन्हें जो फलसफे के मुतलाशी हों। रहमान अब्बास बराह रास्त फलसफा बयान नहीं करते। ज़ंदीक में इमेजिनेशन को तख्लीकी सलाहियतों से हम आहंग किया गया है। इस नावल में नाजीज़म, हिटलर के अरूज और मगरब और जर्मनी में हुए यहूदियों के कत्लेआम के पस मंज़र में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अक़लियतों को दरपेश खतरात का अहाता करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ ये नावल इंसानी जिबिल्लत के गहरे राज दरियाफ्त करने की कोशिश भी है, जिसके लिए हिंदुस्तानी और दुनिया की दीगर तहजीबों की असातीर से भी इस्तिफादा किया गया है। इस नावल में रहमान अब्बास ने देवमालाई हकीकत निगारी को इस्तेमाल किया है। अब से 2 साल पहले हमने रहमान अब्बास से एक इंटरव्यू किया। इस नावल के बारे में भी हमने दरियाफ्त किया कि नावल की वन लाइन या सिनॉप्सिस बता दें, तो रहमान अब्बास ने उस वक्त बताया था कि उसके बारे में तो जब एक्चुअली वो मैं एक जर्मन इदारा है बॉश फाउंडेशन और बर्लिन में एक इदारा है लिटरेचर कॉलिक्यूलियम, इन दोनों इदारों ने मुझे मेरे आइंदा नावल को लिखने के लिए ग्रांट दी। और ये उर्दू में ये कल्चर नहीं है कि हम किसी मुसन्निफ को नावल लिखने के लिए घूमने का, रहने का, खाने पीने का खर्च लिखवाने का जो है कल्चर नहीं, लिखने का हाँ कल्चर नहीं है हमारे। तो एक स्कॉलरशिप थी, तो मुझसे उन लोगों ने एंट्री मांगी थी, तो मैंने यूरोप में मुझसे किसी ने का राब्ता किया था, तो मैंने उस पर भेज दिया था और मैंने अपने नए नॉवेल का जो एक सिनोप्सिस होता है वो भेज दिया था उन्हें। और वो उन्होंने इस साल दुनिया से 9 मुसन्निफिन को वो स्कॉलरशिप दी है। उसमें एक पहली बार उन्होंने उर्दू को एज ए जबान दिया है, तो ये उर्दू जबान के लिए भी अच्छी बात है कि अब उर्दू जबान को वो देने लगे। ये नॉवेल जो जर्मनी का माजी है, जिसे हम नाजी पास्ट कहते हैं, जो हिटलर का अहद था, सही, उस अहद की मुझे स्टडी करनी है। ये मैंने उनसे कहा, मेरे नॉवेल का वो हिस्सा है, एक पूरा चैप्टर है मेरे नॉवेल में जो अब मैं लिख। और उसके बाद बर्रे सगीर की जो मौजूदा सियासत, बर्रे सगीर में जो ममालिक है, उन ममालिक में जो निज़ाम हुकूमत है, क्या वो हमें उस तरफ ले जा रहा है जहां जर्मनी में जर्मन माजी तो क्या नस्ल परस्ती और एक्सट्रीम नेशनलिज्म यहाँ पर उसी तरह की कैफियत पैदा करेगा जिस तरह की सूरत हाल जर्मनी में हुई थी। उसके अलावा यहाँ की जो अक़लियतें हैं, आपकी यहाँ अहमदी अक़लियत में, शिया अक़लियत में हैं, हज़ारा अक़लियत में हैं, और सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, और कई 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 कैटेगरीज हैं जो अक़लियत में आती हैं। तो जो अनासिर या जो जिन नज़रियात को मानने वाले लोग हुकूमत में हैं, क्या उनकी पॉलिसीज इन अक़लियत की जिंदगी को मुतासिर करें? ये एक एस्पेक्ट भी है नॉवेल का, जिसके लिए मैंने उनसे रिसर्च ग्रांट मांगी थी और उसके अलावा वो मिली थी। तो फिर मैं यूरोप गया था पिछले साल अक्टूबर में, और मैं फिर जर्मनी में मैं उन सारे मकामात पर गया जहां से हिटलर की तहरीक उभरी। बहुत सारे वहां के मकामी सहाफ़ियों से, अदीबों से मुलाकात हुई और उनसे मैंने तबादला ख्याल किया। फिर मैं कई कंसंट्रेशन कैंप्स गया, म्यूनिख में, बर्लिन से करीब जो है वहां पर। फिर मैं पोलैंड में गया जहाँ पर ऑश्विट्ज़ दुनिया का बदनाम तरीन कंसंट्रेशन कैंप है, जहाँ पर गैस चैम्बर में लोगों को। तो ये मुख्तलिफ जगह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है उसको महसूस करना था। मतलब आप यूं तो किताबें पढ़ सकते हैं और रेफरेंसेस घर बैठे इंटरनेट पे देख सकते हैं, लेकिन वो तो एक वहां अलग सी चीज है ना, उस आबो हवा में खड़े रहना, उसको महसूस करना, वहां बैठना, उन दीवारों को छूना, उनको अपनी आंखों से देखना, उस कर्ब को महसूस करना,
उन आवाजों को महसूस करना जो मरने से पहले वहां गूंजी हों, उन लाशों को महसूस करना जिन्हें वहां जलाया गया है, उन जगहों को देखना। तो ऑश्विट्ज़ में एक जगह तो पर फिर वही वाली बात आ गई ना इसमें भी कि वो इमेजिनेशन जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इमेजिनेशन के थ्रू जो है उसको अपने इम्पेक्ट करने की कोशिश की है। ये तो आपकी हिस्सियत को छूने वाली चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। सही सही। तख्लीकी तजर्बा इसको कैसे तब्दील करेगा, ये खेल तख्लीक का है, सही तजर्बे सही का नहीं। सही क्योंकि सही तजर्बा करने तो वहां दिन में 10 लाख लोग जाते हैं, हाँ नहीं सही सही। तो वो खेल अलग है। लेकिन मैं बता रहा था आपको, ऑश्विट्ज़ में तो एक कमरा ऐसा है जहां पर लाखों औरतों के बाल जो उन्होंने काट के रखे थे बेचने के लिए, लोगों के जिस्म के जो जो आज़ा उन्होंने रखे थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, हड्डियां, जूते जो जिनके पैरों में थे, वो हर चीज महफूज है। इसी तरह फिर मैं पोलैंड में जो टेरेंजा कंसंट्रेशन कैंप है वहां गया था, वो भी बहुत अजियतनाक। वहां पर जो जिनको कैंप में रखा गया था, उन्होंने नज़में लिखी हैं, अफसाने लिखे हैं, ड्रामा किया है, मुसव्वरी बनाई है। वहां पर बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो वहां रखे गए। तो ये, और जब आप मुश्तरका पूरे यूरोप की हालत देखते हैं तो आपको यही महसूस होता है कि इंसान कितने वहशी जानवर में बदल सकता है अगर सियासी निज़ाम चाहे, सही सही सही। और ऐसे सियासी निज़ाम के खिलाफ। ये उस वक्त की बात है जब रहमान अब्बास ये नावल लिख रहे थे। अब जबकि ये नावल छपकर आपके हाथों में पहुंच चुका है, तो हमें यकीन है कि गुज़िश्ता 4 नावलों की तरह ये नावल भी पढ़ने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा, अपने सहर में मुब्तला कर देगा। पाकिस्तान में ये नावल अक्स पब्लिकेशंस ने शाया किया है और इसकी गालिबन रियायती कीमत 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। हमारा मानना है कि किताब कल्चर को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए, किताब खरीद कर पढ़ी जानी चाहिए, किताब खरीदिए, ज़ंदीक को खरीदिए और ज़ंदीक को दोस्तों को तोहफे में दीजिए कि किताब से बेहतर कोई और तोहफा नहीं होता। अपने दोस्त रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।